नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं भाई, कौन सा पैड के लिए चला रहे हैं और यहाँ पर हम कितने सवाल डिस्कस करते हैं। जीएस जीके हिंदी वगैरह जितनी भी है, स्टैटिक जीके, टोटल आपका 55 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, 55 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, महज आपके 20 या 25 सेकंड में हम यहाँ पर कवर करा देते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करते हैं और इसके साथ में विद एक्सप्लेनेशन यानी और उसके साथ में और भी थ्योरी पार्ट इसको कवर करा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो देखो कह रहा है क्या, कह रहा है वो भी मध्य लौह युग है। ठीक है, उसके आरंभिक शहरी नियोजन में क्या है, शहरी नियोजन में का साक्ष्य प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाता है, तो ये कौशाम्बी हो जाता है। कौन सा? कौशाम्बी हो जाता है। ठीक है, कौशाम्बी हो जाता है। अगर वहीं आपसे बात करना चाहता है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हो जाता है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाता है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे आपका हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो इनका नाम है क्या हो जाता है, महावीर स्वामी हो जाता है। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं, पार्श्वनाथ हो जाते हैं, ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह आपका सर्प हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेमिनाथ जो थे, वो नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी अगर बात करते हैं, अरिष्ट नेमी आपके कौन से थे, अरिष्ट नेमी आपके 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 22वें आपके अरिष्ट नेमी हो जाते हैं। ठीक है, अरिष्ट नेमी हो जाते हैं। 21वें आपके नेमिनाथ और 23वें आपके पार्श्वनाथ हो जाते हैं। 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी जी हो जाते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी जी हो जाते हैं। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, जब चालुक्य नरेश जो है ने उन्हें रोका था। तो मतलब किसने रोका था, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। वहीं अगर हम बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये अगर ये जानकारी अगर आपसे पूछता है, ये जानकारी जो लिखी गई, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी आपका ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कौन से लिए? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के दरबार में हर्षिण रहता था। ठीक है, चलो, किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत करी? खूब ज्यादा फेमस हो, एकमात्र हिंदू जिसने इसको स्वीकार भी करा था, उसका नाम था का बीरबल नाम हुआ करता था। तो बीरबल तो ये अकबर से संबंधित हो जाता है। अकबर ने ही तो शुरू करा था। ठीक है, कब करा था? 1982 में करा था। दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रथम हिंदू एक राजा था, बीरबल था, उसने यहाँ पर इसको स्वीकार भी करा था। ठीक है, चलो, कनिष्क किस वंश के महान शासक थे? तो कनिष्क आपका कुषाण वंश के शासक हो जाते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। और यहाँ पर कुषाण वंश का अगर संस्थापक की बात करते हैं तो कुजल कुडफिशिश हो जाता है। ठीक है, और कुषाण वंश के जो अगर बात करते हैं, कनिष्क के काल में ही क्या हुआ था, गांधार कला का विकास हुआ था। ठीक है, गांधार गांधार कला का विकास हुआ। तो ये कुषाण वंश में हुआ। और किसके टाइम पर? कनिष्क के टाइम पर होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? बेसिन की संधि पूछी जा रही है, किसके किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 में ये संधि होती है। ठीक है, 2 में संधि होती है। या संधि जो होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनती है। ठीक है, कारण बनी थी। चलो भाई, असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में यहाँ पर फिल करना में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को चलाने की पुष्टि करी गई थी? तो ये कौन सा भाई? नागपुर अधिवेशन हो रहा था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वी राघवाचारी कर रहे थे। कौन भाई? वी राघवाचारी कर रहे थे। ठीक है, वी राघवाचारी कर रहे थे। ठीक है, 1907 वाला जो आपका सूरत में अधिवेशन होता है। ठीक है, रास बिहारी बोस इसमें अध्यक्षता करते हैं। 1940 का अगस्त ऑफर प्रस्ताव किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दिया गया था? 1940 में अगस्त ऑफर आता है, कौन देता है भाई? लिन लिथ गो देता है। ठीक है, लिन लिथ लिथ गो देता है। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करते हैं कि 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन दिया जाता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है, माउंटबेटन प्लान माउंटबेटन के द्वारा लाया जाता है, तो कौन हो जाता है, लिनलिथ गो हो जाता है। कौन हो जाएगा भाई, लिनलिथ गो हो जाता है, ठीक है। लिनलिथ गो अगर हम बात करना चाहते हैं तो लिनलिथ को कई सारे यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका व्यक्तिगत जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तब भी आपका लिनलिथ गो था, ठीक है। कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलता है, तो ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को चलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ होता है तब भी आपका लिनलिथ को होता है 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में होती है, ठीक है, क्योंकि 1939 में क्या हुआ था, वो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से, तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अगस्त ऑफर तो आपको पता है 1940 में आता है। पाबना किसान विद्रोह किस राज्य से संबंधित हो जाता है, पाबना जो है वो बंगाल में रहता था, ऐसा याद कर लो, पाबना जो है बंगाल में। पाबना जो 1873 के आसपास ये विद्रोह हुआ था, 73 से 76 के बीच में हुआ था भाई। और यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं कि पाबना जो है किसान विद्रोह था, ठीक है, किसान विद्रोह था, ये लिखा भी है भाई। और यहाँ पर क्या हुआ था, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध किया गया था। इसका अगर हम लीडर की बात करते हैं, शंभू पाल थे और ईशान चंद्र राय थे। पाबना विद्रोह के कौन, शंभू पाल और ईशान चंद्र राय थे, ठीक है। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी थी, मुस्लिम लीग ने कब करी थी, तो मुस्लिम लीग ने 1940 में करी थी, ठीक है, 1940 में करी थी, लाहौर में की थी। कब की थी, लाहौर में की थी मुस्लिम लीग ने। और फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया, और सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था इसका प्रस्ताव। किसने, सिकंदर हयात खान, हयात खान, ठीक है, हयात खान ने तैयार किया था। कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी इनमें से नदी नहीं है जो नहीं निकलती है, तो गंडक नदी नहीं निकलती, बाकी महानदी, सोन नदी, चंबल नदी, ये सब आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। गंडक नदी जो है हिमालयी नदी का उदाहरण है, जो हिमालयी नदी तंत्र से संबंधित हो जाती है, कौन सी, गंडक नदी हो जाती है। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, या 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है, कौन से वो 3 राज्य हो जाते हैं, तो गुजरात तो हो नहीं सकता है भाई, ठीक है, हटा दो उसको, नीलगिरी, क्योंकि दक्षिण में है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तरी यूपी, यार ये सब कैसे हो जाएगा, असम वगैरह में नहीं, तो आपका दूसरा उत्तर सही हो जाता है, कौन सा, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे अगर बात करते हैं कि जो आपका जो नीलगिरी है, यहीं पे आपका टोडा जनजाति पाई जाती है, कौन सी, टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, डोडा बेट्टा हो जाती है, डोडा बेट्टा हो जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा हो जाती है। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की आपकी अनाईमुड़ी हो जाती है, कौन सी, अनाईमुड़ी हो जाती है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या हो जाता है, सबसे दक्षिणी सिरे का नाम आपका इंदिरा क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है। अगर कॉल करते हैं, मतलब इंदिरा कॉल अगर ये पूछे तो उत्तरी पॉइंट हो जाता है, ठीक है, उत्तरी पॉइंट हो जाता है। सबसे दक्षिणी अगर बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट वही 6 डिग्री के आसपास ही स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास ही स्थित है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित हो जाता है, कौन सा, ग्रेट निकोबार पर भी मिलेगा ये, ठीक है, किस पर मिलेगा, ग्रेट निकोबार पर मिलेगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर बात करते हैं तो इंदिरा कॉल हो जाता है, जो लद्दाख में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम कैलीमियर पॉइंट बात करते हैं, तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है, जब बनाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे जलाशय कहा जाता है। क्या कह रहा है, जब एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है, अवरुद्ध करके बनाया जाता है। लैगून लेक क्या होती है, लैगून लेक जिन्हें अनूप लेक भी कहा जाता है, क्या भैया, लैगून लेक को अनूप लेक भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना को ही लैगून लेक कहा जाता है, ठीक है।
और वहीं अगर बात करना चाहते हैं, भारत में जो उड़ीसा की जो चिल्का लेक है वो नेल्लोर की पुलिकट झील है, लैगून झील का उदाहरण हो जाती है। कौन सी? जो चिल्का लेक है वो आपका लैगून लेक का उदाहरण हो जाती है। कौन सी? चिल्का लेक। ठीक है। डाफला की पहाड़ियाँ किस मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं? तो डाफला डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। ठीक है। डाफला, मिसमी, ये सारी की सारी आपकी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये आपका जनजातियों के नाम पर इन्हें रखा गया है और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी ये आपकी, ठीक है, पहाड़ियाँ। कौन सा निर्देशक सिद्धांत जो है सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? ग्राम पंचायतों की बात करता है तो आर्टिकल 40 की बात करता है, आर्टिकल 40। वहीं अगर हम बात करना चाहते हैं आर्टिकल 44 की अगर बात करना चाहते हैं, इसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा? तो गोवा में तो चल रहा था, और अभी जो आज़ादी के बाद अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड ने भी लागू कर दिया भाई। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी। अगला सवाल है, अगर सवाल के अगर हम 42 की बात कर लेते हैं तो 42 वाला आर्टिकल 42 में बोला गया काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति था, मातृत्व सहायता यानी प्रसूति सहायता का भी प्रावधान किया गया। 46 में SC/ST के शैक्षिक एवं तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये 46 में बताया गया है। भारतीय संविधान के सचिव में से कौन से थे? तो HV अयंगर थे। ठीक है। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है तो मतलब कहने का मतलब है अच्छा सवाल है। ठीक है। सचिव कौन थे? तो HV अयंगर हो जाते हैं। वही अगर अध्यक्ष पूछता तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। संविधान सभा के अगर जनक पूछता तो आपका BR अम्बेडकर जी हो जाते हैं। अगर वही सुलेखक पूछता, लेखक आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हो जाते हैं। अगर संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की बात कर लेते हैं तो 1934 में किसने करी थी? तो MN रॉय ने करी थी। MN रॉय ने करी थी। फिर अगर हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ओके। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, रक्षा करना, ये तो है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। फिर कह रहा है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को मात देना, तो तीसरा वाला नहीं हो सकता है भाई। ठीक है। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने की यार कोई बात ही नहीं उसमें करी गई है। ठीक है। ये बात करता है ये आपका, ये DPSP में चर्चा की गई है। किसमें हुई है? ये DPSP में चर्चा करी गई है। ठीक है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है। अगर वहीं सहकारी समितियों की अगर बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 43 का B में चर्चा करा गया है। ठीक है। सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात की गई है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आपका राज्यपाल जो है वो आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका कितना होता है भाई? राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इसको? तो आपका कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको दिलाता है। ठीक है। चलो भाई, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रमाणित किया गया था? 10। क्योंकि वर्तमान में अगर बात कर लेते हैं तो 11 हो जाते हैं, और 11वां कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर अगर मौलिक कर्तव्य बात करते हैं तो भाग कौन सा हो जाता है? का भाग आपका 4 का हो जाता है। ठीक है। भाग 4 का हो जाता है भाई। ठीक है। भाग 4 का हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? केवल विकास तो ऐसा हटा ही दो, पहले केवल वाली चीज हटा दो, केवल विकास एवं माध्यम हटा दो। विकास और बिचौलियों का उन्मूलन, विकास, आधुनिकता, क्षमता और आत्मनिर्भरता, तो पहला वाला ही उत्तर हमें लग रहा है। लग रहा है क्या मतलब? यही तो सही है, बिल्कुल सही है। पहला वाला ही उत्तर सही हो जाता है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुई है। 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम प्रारूप कौन देता था? तो NDC देता था। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को जिसकी स्थापना होती है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो आपका सोवियत संघ यानी रशिया से प्रभावित हैं, वहीं से सीखा गया था। ठीक है।
अगला सवाल, किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन 1949 में से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया, क्या पूछना चाह रहा है? तो कंपनियां जो हैं बैंकिंग नियमावली, ठीक है, बैंकिंग 1990 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आपका ये 1956 हो जाता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या? 1956 हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल, कह रहा है कि किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा करी थी? तो ऋण पुनर्गठन योजना की शुरुआत करी थी, तो कब? 2020 में करी थी। और किसने करी थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करी थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने करी थी, ठीक है, आरबीआई ने। यंग इंटेल समिति के आधार पर इसकी स्थापना होती है 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1900 और एक अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और वही स्टार्टिंग में इसका कलकत्ता हेडक्वार्टर था, फिर इसका मुंबई कर दिया गया 1937 के बाद में। अगला सवाल है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को खंडों में वर्गीकृत किया। तो कितने खंडों में वर्गीकृत किया गया? तो ये 4 खंडों में वर्गीकृत किया गया। कौन से? ये 4 खंडों में। औद्योगिक नीति कब आती है? तो 1948 में आती है, 1948 में आती है, ठीक है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो चावल की इसमें 3 फसलें पश्चिम बंगाल में उगा ली जाती हैं। अगर वर्तमान में पूछता है तो चावल सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तेलंगाना टॉप पे हो गया, क्योंकि इसके पहले अभी तक जितने बार भी पढ़ा गया है, क्योंकि वो आपका पश्चिम बंगाल ही था, लेकिन अब बदल चुका है कौन? तेलंगाना महाशय आ चुके हैं, इनके यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला है, ठीक है, देखने को मिला है भाई, ठीक है, देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, 3 बार, और जिन्हें औश, अमन और बोरो कहा जाता है। कुल फसल क्षेत्र का 1/4 हिस्सा चावल की खेती के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हो जाता है। पारंपरिक ताप द्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है, और टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गर्म होने पर फिलामेंट ना पिघल पाए, ठीक है, इसलिए आपका टंगस्टन का यूज किया जाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण इसमें होता है क्या? इसमें संतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। गैल्वनीकरण यानी अशुद्ध लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर परत चढ़ाई जाती है। तो ये आपका जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तब क्या होता है? जंग नहीं लगती है। लोहे में जंग लगने से क्या उसका वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है, बिल्कुल कई बार पूछा गया। गैल्वीकरण प्रक्रिया के चलते स्टील और लोहे की वस्तुओं का क्षरण आपका रुक जाता है। कौन सी एक अदिश राशि है? तो सदिश राशियां वेग, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन होती हैं। तो वेग, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, ये तो आपकी कैसी हो गई? ये तो हो गई संवेग, ये तो हो गई सदिश राशियां। द्रव्यमान आपका ये हो गया अदिश राशि हो गई। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है और जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो क्या है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तरल भाग होता है ब्लड का, ब्लड की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा जो होता है, मानव शरीर के रक्त में ब्लड में जो प्लाज्मा 55% के आसपास होता है, और प्लाज्मा में 92% या 90% क्या होता है? वो वाटर भरा होता है, वाटर होता है 7% के आसपास में। उसमें क्या होता है? 7% के आसपास में उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक। किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश को हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दरगाह स्थित है? कौन से शहर में, कौन से सिटी में? तो ये आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में आपका हो जाती है निजामुद्दीन
औलिया महबूब इलाही दरगाह कहाँ पर मिलेगी? तो ये नई दिल्ली में मिलेगी। वहीं अगर बिहार में बात करते हैं, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा। औरंगाबाद में महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा, बीबी का मकबरा देखने को मिलेगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली में। आगरा में अगर बात करते हैं, अकबर का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा आगरा में देखने को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू करी गई थी? तो आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में शुरू करी गई थी। कब? 2020 में शुरू करी गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, BRY योजना, ये हो गया आत्मनिर्भर, ये हो गया भारत। ठीक, ABHY आत्मनिर्भर भारत योजना। अगला सवाल है, कर्णम मल्लेश्वरी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से कब नवाजा गया था, कब दिया गया था? तो ये 1994-95 की बात है। कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो आपका ओलंपिक खेल में आपका खेल सिडनी ओलंपिक में ये, और ये क्या हुआ था, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने 240 किलोग्राम में, स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जंक में 130 किलोग्राम भार उठाया था। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कब? तो सिडनी ओलंपिक जो हो रहा था सन 2004 में इन्होंने जीता था। ठीक है, सन 2004 में, अच्छा 2000 में इन्होंने जीता, उसके पहले अवार्ड दे दिया गया, ये क्या मतलब है? ठीक है भाई, 1994 में ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत तोलन से संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित आपका कलामंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के रूप में पहचाना जाता है? तो कलामंडलम जो है ये आपका कथकली से संबंधित हो जाते हैं, जो केरल से संबंधित है। कथकली कलामंडलम गोपी को कथकली नृत्य में योगदान के लिए भारत सरकार ने 2009 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। पद्मश्री बाकी केरल का तो केरल साहित्य संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड तो इसे दिया गया है। ठीक है, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका कब शुरू होता है? तो ये द्रोणाचार्य जो है प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होता है, ठीक है, उसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत आपका 1985 में होती है, 1985 में होती है, और ये आपका 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, जो आपका लाइफ टाइम स्टडी में और नियमित स्टडी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इसे दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है ये, ठीक है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और यह युवा कांग्रेस, इस पुरस्कार को युवा कांग्रेस एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के बीच में राज्य को अलग करती है। और मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? कौन से राज्य को, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है भूटान से लगती है, चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है, क्या और किसी से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश ठीक है, म्यांमार से लगती है, भूटान से और चीन से लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी हो जाते हैं। भोलानाथ प्रसन्ना जो हैं वो क्या बजाते हैं? भोलानाथ प्रसन्ना जी बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, क्या बजाते हैं? भोलानाथ प्रसन्ना। बांसुरी जब बनेगी तो क्या हो जाएगा? प्रसन्ना हो जाएगा। बांसुरी बजाते हैं। प्रथम प्रमुख बांसुरी वादक आपके पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सब आपके क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। फिल्म RRR को नाटू राठौर राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक राहुल सिपलिगंज और काल भैरव हो जाते हैं। ठीक है, नाटू के लिए जो आपका पुरस्कार दिया गया था, इसके लेखक हैं कौन? राहुल
शिपलीगंज और काल भैरव हो जाते हैं। काल भैरव की जय हो। कौन सा पर्व मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई ईसाई लोग कौन सा मनाएंगे इनमें से यार, देख लो, जैसे महावीर जयंती तो ये महावीर वाले जो मानते हैं वो मनाएंगे, और मुहर्रम तो मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अब बचे दो आपके, जैसे आपका ये गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है, जो ईसाई वाले लोग हैं गुड फ्राइडे मनाते हैं, ठीक है, गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्रिसमस जो है वो आपका ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ईस्टर जो है ईसा मसीह का पुनरुत्थान उत्सव मनाया जाता है। गुड फ्राइडे में क्या होता है, ईसा मसीह का सूली पर चढ़ने की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला सवाल है, आपसे पूछा गया बादशाहनामा के लेखक कौन हो जाते हैं? बादशाहनामा के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जी हो जाएंगे। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी जी हो जाते हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ जो करंट अफेयर ये 24 का है, इसको नहीं, क्योंकि करंट अफेयर की अलग से क्लास आएगी, उसी को आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है, उसको देख लेना, काम हो जाएगा। चलो भाई, ओके। ये तो हम जो करंट अच्छा लेवल का वो हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं किस पे भाई, कुछ आपके सवाल दिए होंगे, कौन से भाई? स्टैटिक जीके वाले को सवाल दिए होंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक वशोरोध प्रणाली के 3 सफल परीक्षण किए गए, डीआरडीओ के द्वारा किए गए। कहाँ पर किए गए, ये आपका एक अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। कहाँ पर किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपके कहाँ पर, पोखरण में किए गए हैं, ठीक है, ओके। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिक के सवाल है। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना क्या है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधनुदित हो जाता है। क्या? अनुधनुदित हो जाएगा। चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया। तो चांदनी का कौन सा नहीं है? चांदनी राजसी मयंक नहीं होता है, ठीक है। चंद्रातप, ज्योत्सना, कौमुदी ये सब होते हैं। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरु का आपका क्या होता है? गुरु का गुरुआइन हो जाता है, जैसे बनियाइन हो जाता है, जैसे आपका पंडिताइन हो जाता है, ठीक है। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो थपड़ी बजाना का मतलब हो जाता है उपहास करना, ठीक है। क्या? उपहास करना। महाकवि भूषण की रचना कौन सी हो जाती है? तो महाकवि भूषण की रचना आपकी इनमें से कौन सी हो जाती है? चलिए बताइएगा, कौन सी हो जाती है? महाकवि भूषण की रचना आपका छत्रसाल दशक हो जाती है। कौन सी? छत्रसाल दशक हो जाती है। चितंबरा तो आपका सुमित्रानंद पंत जी की हो जाती है। दीप शिखा तो आपका महादेवी वर्मा जी की हो जाती है, ठीक है, महादेवी वर्मा। तो अब ये आपके सवाल बचे कौन से, हिंदी वाले ही आप कर लेना, ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्लासेस हैं, आपको देखना जरूर। ओके, बाय बाय।